हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1। ये हमारा सिलेबस है, हमें ये टॉपिक सब कवर करना है। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि 2 स्मॉल होते हैं, 1 मिलीमीटर से भी कम इन डायमीटर, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और उन्हें चाहिए होती है मैग्नीफिकेशन, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और बायोस मीन्स लाइफ। देन माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो पीपल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, और वो स्टडी करते हैं इन्फेक्शनस ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमारे एराज है डिस्कवरी एरा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कीमोथेरेपी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन 21st सेंचुरी। सबसे पहले जो एरिस्टोटल है उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। देन रॉबर्ट बेकॉन ने 13th सेंचुरी में बताया कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है टू कॉज डिजीज़। देन जी फ्रैकास्टरो ने 1546 में कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया। देन डिस्कवरी एरा में सबसे पहले रॉबर्ट हुकाते इन्होंने 1665 में कहा कि जो लाइफ का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल्स है। देन एंटोनी वन ल्यूवेनहुक जो थे वो फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किए लिविंग माइक्रोब्स। देन उन्होंने सिंगल लेंस से मैग्नीफाई किया 50 to 300x। देन 1574 से लेके 1723 में उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ पेपर लिखी डिस्क्राइब करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगी, जिनको हम एनिमल क्यूल्स कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में जो साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी, जॉन नीडम, लाज़ारो और फ्रांस। देन लाज़ारो लेज़ानी जो थे उन्होंने हमें कल्चर मीडिया के बारे में बताया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बीफ को बॉईल किया था, एयर को रिमूव कर दिया और इंक्यूबेशन की। देन ये बात आई कि इससे जो वेजिटेटिव फोर्स है न्यूट्रिएंट्स का वो ओवर हीटिंग की वजह से ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया, एक क्रैक कर दिया उन्होंने अपने नेक पे अपरेटस के। देन फ्रांस टूल्स ने एयर को पास किया था हॉट ग्लास ट्यूब या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, जिनको बॉयल्ड इन्फ्यूजन्स के साथ लिया था फ्लास्क में। फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो एयर है वो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फ्रांसिस्को रेड्डी ने मीट लिया विद नो मैगॉट और उन्हें क्लोज करके रख दिया, और दूसरे अपरेटस में ओपन रखा, तो जहाँ पे ओपन रखा था वहाँ पे ये फ्लाइज के कांटेक्ट में आया और एयर के कांटेक्ट में भी आया और वो कंटामिनेटेड हो गया। देन जैबलॉट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने भी कवर्ड किया, डस्ट ऊपर रही तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने अनकवर्ड ली इन्फ्यूजन्स को तो डस्ट की वजह से हैवी माइक्रोबियल ग्रोथ दिखी। देन जो नीदाम था उन्होंने रेडी वाला सेम एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने मटन की जगह मटन ग्रेवी यूज़ की थी। जो लुइस पास्चर है वो हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उन्होंने डिसअप्रूव की स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ माइक्रोब्स को, प्रिवेंट किया उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम रीचिंग द स्टेराइल ब्रॉथ। देन 1861 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया जो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ख़त्म कर रहा था। देन उन्होंने दिखाया कि जो माइक्रोब्स है वो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं और स्पॉइल भी करते हैं, और उन्होंने टर्म्स दिए जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक, एनारोबिक। देन उन्होंने पैस्चराइजेशन बताई कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पे
मिनट्स के लिए बॉईल करने से हो जाती है। और उन्होंने वैक्सीन डेवलप किए अगेंस्ट चिकन पॉक्स, रेबीज़। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टेराइल ब्रॉथ लिया, फिर उसको ये स्वैन नेक फ्लास्क किया था, इस वजह से जो एयर थी वो अंदर नहीं जा पा रही थी। देन उन्होंने उसको स्लोली धीरे धीरे वो कूल डाउन हो गया। जो बैक्टीरिया और डस्ट थी एयर में वो यहाँ बेड में बैठ जाती थी। देन कुछ ईयर्स के बाद वो स्टेराइल ही रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लास्क को टिल्ट किया तो यहाँ से एयर अंदर चली गई और वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई और डस्ट के भी कांटेक्ट में आई और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गया ब्रॉथ में। मास्टर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस होती हैं वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होती है, और उन्होंने फाउंड किया कि जो बैक्टीरिया है वो वाइन को भी स्पॉइल कर सकता है। तो उन्होंने प्रिवेंट किया वाइन को फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय बैक्टीरिया। उन्होंने अप्लाई किया प्रोसेस जिसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। ये किल कर देता है बैक्टीरिया को इन अल्कोहल बाय हीट और प्रिवेंट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं। देन बाद में ये फाउंड किया गया जो स्पॉइल्ड वाइन है उससे डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में। इन्होंने क्या कहा, 1864 में इन्होंने इस्टेब्लिश की एक रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोब्स एंड द डिजीज़। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्म जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ 1864 और उन्होंने स्टेट किया कि जो डिजीज़ है वो कॉज हो रहे हैं बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी एंड नॉट बाय द सिंस, बैड करेक्टर और पॉवर्टी एक्सेट्रा। दिस द जॉन टिंडल 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, हीट सेंसिटिव और हीट लेबाइल फॉर्म्स, जो वेजिटेटिव सेल्स में यूजुअली पाई जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बॉइलिंग से। दूसरे होते हैं हीट रेजिस्टेंट, इनको हम एंडोस्पोर्स ही कहते हैं। जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑल्टरनेट प्रोसेस है हीटिंग एंड कूलिंग, अगर उसको हम रिपीट करें 5 टाइम्स तो वो किल कर सकता है एंडोस्पोर्स को। देन इसको हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं या टिंडलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉच। इन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने बोला जो पॉजिटिव या फिर एटियोलॉजिकल एजेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए इन ऑल द अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट होना चाहिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में, और वो केपेबल होना चाहिए जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं इन प्योर फॉर्म में। देन जब उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कल्चर्ड एजेंट को एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में तो सेम डिजीज़ होनी चाहिए, और जो सेम पॉजिटिव एजेंट है उसको आइसोलेट करेंगे अगेन फ्रॉम द अफेक्टेड होस्ट। जो जोसेफ लिस्टर हैं उन्हें हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर और इस्टेब्लिश किए थे प्रिंसिपल ऑफ प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था एनाफिलैक्सिस को। देन उन्होंने एक स्टेज बनाया था फॉर लेटर डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी। उन्होंने 1796 में फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। पॉल एल्ड्रिच ने 1890s में प्रपोज की थी एक थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इम्यूनिटी के लिए, जिनको हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। देन इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। देन इन्होंने बताया मैजिक बुलेट के बारे में जो कि सिलेक्टिवली फाइंड और डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को बट नॉट हार्म द होस्ट, जिसको हम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहते हैं। और इन्होंने एक डेवलप किया था स्टेनिंग प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्यूबरक्यूल बेसिली को। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1928 में ऑब्जर्व की ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वो इनहिबिट हो गई थी उन एरियाज़ में जहाँ पे कॉलोनीज़ थी मोल्ड की, जिसमें जिसने कंटामिनेट किया था एक पेट्री प्लेट को,
और उस मोल्ड को आइडेंटिफाई किया था एज पेनिसिलियम नोटाटम और उसके एक्टिव कंपाउंड को नाम दिया गया था पेनिसिलिन। हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इतने साइंटिस्ट जो है वो सफिशिएंट होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस है बेसिक, अप्लाइड एंड रिसर्च। बेसिक में बाय ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। बाय प्रोसेस माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। देन डिजीज़ रिलेटेड होते हैं इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ईटियोलॉजी। देन अप्लाइड में डिजीज़ रिलेटेड होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, कीमोथेरेपी। एनवायरमेंटली रिलेटेड होते हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। देन इंडस्ट्रियल में होते हैं फूड एंड बेवरेज, टेक्निकल फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिसर्च में आते हैं एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल साइटोलॉजी, देन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो स्कोप्स है माइक्रोबायोलॉजी के वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, जैसे ओशनोग्राफी, जियो साइंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इकोलॉजी, गेम थ्योरी, सोशल साइंस, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, मेटाबॉलोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, एंजाइमोलॉजी, न्यूट्रिशन साइंस, इन्फेक्शियस डिजीज़, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आता है कि बैक्टीरिया आर द प्राइमरी डिकम्पोजर्स और इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी में आता है जो माइक्रोब होते हैं वो वेरियस फूड एंड डायरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़, पिकल, सॉक्रोट, ग्रीन ऑलिव्स, योगर्ट, सोया सॉस, विनेगर, ब्रेड, बियर, वाइन, अल्कोहल। क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिजीज़ ट्रीटमेंट आता है जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल पेनिसिलिन नोटाटम जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में फाउंड किया था। देन वो सिंथेसाइज करता है विटामिन्स जो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि ई कोलाई, विटामिन बी जिसको मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए होता है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है टू मैनिपुलेट करने के लिए जीन को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड इंटरफेरोन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी में जो वैक्सीन है वो एक्टिवेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने इनॉक्यूलेट किया था पीपल को विद काउपॉक्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। देन पास्चर ने डेवलप किया था रेबीज़ वैक्सीन इन 1885। देन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आती है बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज जो इस्टेब्लिश हो गए हैं लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर इनकम। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन, बायोसर्फेक्टेंट्स, alcoholic and other pharmaceutical products, diagnosis of a disease and its treatment of industrial waste and materials, plant growth promotion, sterile product preparation, sterilization, identification of microorganisms, testing of pharmaceutical products and raw materials. Next topic है यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों के डायग्राम्स हैं। यूकैरियोटिक में आता है प्रोटिस्ट, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया। तो यूकैरियोट्स होते हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में, बिग होते हैं वो 0.2 to 2 UM होते हैं इन डायमीटर और स्मॉल होते हैं।
इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, वहाँ अनबाउंड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अपेंडेजेस इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके सिंपल होते हैं। लीनियर डीएनए होता है विद हिस्टोन्स, यहाँ सर्कुलर डीएनए होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, यहाँ नहीं होती। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ बाइनरी फ्यूजन होती है, यहाँ पे माइटोसिस होती है। देन सेल वॉल सिंपल होती है अगर प्रेजेंट होती है, और इनकी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है। देन साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इनके राइबोसोम्स बिग होते हैं, इनके स्मॉल होते हैं। देन इनके कॉमन में फ्लैजेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोट मतलब बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। देन इसकी डेफिनेशन, एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो यूकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोट में नहीं होती मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। देन एग्जाम्पल्स में एनिमल, प्लांट, फंगी एंड प्रोटिस्ट सेल्स, और वहाँ बैक्टीरिया एंड आर्की। देन न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। देन सेल साइज लार्ज होता है, उनका स्मॉल होता है। आरएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में हाईली रेगुलेटेड होती है विद सेलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंस, और प्रोकैरियोट्स जो है वो रेप्लिकेट करते हैं एंटायर जीनोम को एट वंस। देन ये मल्टीसेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। देन क्रोमोसोम्स यूकैरियोट्स में मोर देन वन होते हैं, प्रोकैरियोट्स में वन लॉन्ग सिंगल लूप होती है डीएनए एंड प्लाज्मिड्स की। देन राइबोसोम्स यूकैरियोट्स के लार्ज होते हैं और उनके स्मॉल होते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ या जनरेशन टाइम यूकैरियोट्स में स्लो होती है और प्रोकैरियोट्स में फास्ट होती है। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। देन ऑल यूकैरियोट्स में हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। देन सेल वॉल सिंपल होती है यूकैरियोट्स में, बट प्लांट्स और फंगाई में होती है, और कॉम्प्लेक्स होती है प्रोकैरियोट्स में, सब में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप को, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लैक करते हैं फ्यू ऑर्गेनेलीज एंड अ ट्रू न्यूक्लियस। देन बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। देन इसलिए वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में 5 एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोइड, डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सरफेस लेयर, which may or may not be an inherent part of the wall। स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजेलम है, पाइलस है, राइबोसोम है, कैप्सूल है और सेल वॉल है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। हम देख सकते हैं कैप्सूल, सेल वॉल, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम, फ्लैजेलम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, मेसोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल में आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में फ्लैजेला एंड फिम्ब्रिया एंड कैप्सूल्स, देन सेल वॉल, एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट एंड स्पीरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, स्पोर्स एंड सिस्ट्स। सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये एक क्रॉस-लिंक पॉलीमर है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, एल एलैनिन, डी एलैनिन, डी ग्लूटामीन एंड डाई अमीनो एसिड। शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं कोकी में, जो कि स्पेरिकल और ओवल शेप्ड होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं। वेसिली में जो कि रॉड शेप्ड होते हैं।
विब्रियोस जो कि कॉमर शेप्ड होते हैं, स्पाइरेला जो कि रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स होते हैं, स्पायरोशीट्स जो कि फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म्स होती हैं। स्पेयर्स वाली होती है उनको हम डिप्लोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, टेट्राड, स्टेफाइलोकोकी, सेक्रीना में डिवाइड कर सकते हैं। देन जो रॉड्स वाली होती हैं उसे चेन ऑफ वेस्ली, देन फ्लैजिलेट रॉड्स, स्पोर फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। स्पाइरल वाले को विब्रियोस, स्पिरिले, स्पायरोशीट्स में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे एनर्जी सोर्स जब हमारा लाइट होती है जिसके लिए हम नेम यूज़ करते हैं फोटो। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है तो ऑर्गेनो। देन ऑर्गेनिक हीटरोट्रोफ भी हो सकता है और ऑटोट्रोफ भी हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट यूज़ करता हो, ऑर्गेनिक हो, कार्बन सोर्स में भी हीटरोट्रोफ हो, तो हम उसको फोटो ऑर्गेनो हीटरोट्रोफ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वो ऑटोट्रोफ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो उसका ऐसा कोई नेम नहीं है। देन अगर इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक होता है तो हम लिथो वर्ड यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक हो, लाइट यूज़ करता हो और इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक हो तो वो भी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। देन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है एज कार्बन सोर्स तो उसको फोटोलिथो ऑटोट्रोफ कहते हैं। देन अगर एनर्जी सोर्स केमिकल है यानी कि कीमो यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक है इलेक्ट्रॉन सोर्स, ऑर्गेनिक है कार्बन सोर्स, तो कीमो ऑर्गेनो हीटरोट्रोफ। और अगर कार्बन सोर्स CO2 यूज़ करे, ऑटोट्रोफ है, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। और केमिकल से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक है और कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक है, तो कीमो लिथो हीटरोट्रोफ के नाम से जानते हैं। भी सेम चीज़ ही है, इसमें भी कीमो हेटरोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स, फोटो हीटरोट्रोफ्स और फोटो ऑटोट्रोफ्स के बारे में बताया हुआ है। सारे ऑर्गेनिजम्स को एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। कुछ केमिकल कंपाउंड्स पे डिपेंड करते हैं कीमोट्रोफ्स, बाकी जो लाइट यूज़ करते हैं वो फोटोट्रोफ्स। सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। जो इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं यानी कि लिथोट्रोफ्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स यानी कि ऑर्गेनोट्रोफ्स। देन सबको कार्बन चाहिए होता है सिंथेसाइज करने के लिए सेल कंपाउंड्स को। जो कार्बन को एज मेजर फ्यूल यूज़ करते हैं वो ऑटोट्रोफ्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं वो हीटरोट्रोफ्स। देन सबको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और कुछ को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन यूज़ करते हैं जिसकी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। देन सबको ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस चाहिए होते हैं सेल के कंपोनेंट्स के लिए। देन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं मेटल आयन जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन नॉर्मल ग्रोथ के लिए, जो कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और जो लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होते हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स जो कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए। देन कुछ ग्रो करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कुछ को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, जिसकी एरोब्स, एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ पे, वो है टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑक्सीजन क्लासेस। टेम्परेचर और माइक्रोबियल ग्रोथ में जो मिनिमम टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन जेलिंग होती है यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होते हैं। देन यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजिंगली रैपिड रेट्स पे होते हैं। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होते हैं वो मैक्सिमल पॉसिबल रेट पे होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर पे प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की बेस पे, हम उसको साइकोफाइल, मीज़ोफाइल,
थर्मोफाइल, हाइपर थर्मोफाइल, हाइपर हाइपर थर्मोफाइल। ये इनके टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस पे 39, 60, 88, 108, 106। इफेक्ट पीएच का क्या इफेक्ट होता है? जो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं बेस्ट बिटवीन पीएच 6 एंड 8, लेकिन कुछ ने इवॉल्व कर लिया है ग्रो करना बेस्ट एट लो और हाई पीएच। सो जो इंटरनल पीएच होती है सेल की वो क्लोज होनी चाहिए टू द न्यूट्रल इवन थ्रू द एक्सटर्नल पीएच इज़ हाईली एसिडिक और बेसिक। तो जो एसिडोफाइल्स होते हैं जो लो पीएच पे अच्छा ग्रो करते हैं, कैलीफाइल्स होते हैं जो हाई पीएच पे अच्छा ग्रो करते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। तो एसिडोफाइल्स होते हैं वो pH 1 to 6.5 तक रहते हैं, न्यूट्रोफाइल 6.5 to 7.5, अल्कालोफाइल 7.5 to 14। ऑस्मोटिक इफेक्ट्स ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ। जो ऑस्मेटिक इफेक्ट और वाटर एक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है? जो ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करते हैं हाई सल्यूट में वो ऑस्मोफाइल्स होते हैं, जो टॉलरेट करते हैं हाई सल्यूट को वो ऑस्मोटॉलरेंट होते हैं, जो थ्राइव इन हाई सॉल्ट वो हेलोफाइल्स होते हैं, जो टॉलरेट करते हैं हाई सॉल्ट को हेलो टॉलरेंट होते हैं, जो थ्राइव करते हैं हाई प्रेशर बैरोफाइल्स होते हैं, और जो टॉलरेट करते हैं हाई प्रेशर को बैरो टॉलरेंट होते हैं। जो ये नॉन हेलोफाइल है इसका एग्जांपल है ई कोलाई, हेलो टॉलरेंट का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, देन हेलोफाइल का है विब्रियो फिशरी, देन एक्सट्रीम हेलोफाइल का हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम। देन जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बेसिस पे जो थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ होता है उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो प्रोवाइड कर सकता है एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस। ये होती है एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव, माइक्रो एरोफिल्स, एरोटॉलरेंट। जो एरोब्स होते हैं वो ऑब्लिगेट वाले, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जो फैकल्टेटिव वाले होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता लेकिन ग्रोथ बेटर होती है ऑक्सीजन के साथ। ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों कर सकते हैं और फर्मेंटेशन भी करते हैं। देन माइक्रो एरोफिलिक जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन एटमॉस्फेरिक लेवल से कम। देन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। देन जो एनारोब्स होते हैं वो एरोटॉलरेंट होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, और जो ग्रोथ होती है वो बेटर नहीं होती जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो फर्मेंटेशन करते हैं। देन जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं वो हार्मफुल और लीथल हो सकते हैं। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उनमें, जैसे कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे ऑक्सीजन की और यहाँ पे लो। तो ये ऑब्लिगेट एरोब्स है, ऑब्लिगेट एनारोब्स है, फैकल्टेटिव एरोब्स है, एरोटॉलरेंट एनारोब्स है। कल्चर मीडिया, जो न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन ऑन इन विच अ कल्चर इज़ ग्रोन इन द लैब इज़ कॉल्ड अ कल्चर मीडियम। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो वाटर होता है और अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिज़ोल्व स्टेट में। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फिज़िकल फॉर्म में आती है लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। केमिकल कॉम्पोजिशन में केमिकली डिफाइंड एंड केमिकली अनडिफाइंड। देन फंक्शनल टाइप्स में आते हैं जनरल पर्पस के लिए एनरिच्ड मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, ऐसे मीडिया, स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट मीडिया, एन्यूमरेशन मीडिया, एनारोबिक ग्रोथ। जो जनरल पर्पस मीडिया होता है वो मीडिया होता है जो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एम अपॉन ओज। देन एनरिच्ड मीडिया encourage करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ब्लड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। देन सेलेक्टिव मीडिया, जो मीडिया फेवर करता है ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर। देन डिफरेंशियल मीडिया, जो डिस्टिंग्विश करता है कॉलोनीज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म
फ्रॉम अनदर। देन स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो सर्टेन मीडिया होता है कंटेन करते हैं सॉल्ट्स, बफर एंड एब्जॉर्बेंट्स जो प्रिवेंट करते हैं सेल के डिस्ट्रक्शन को। देन हम उन्हें ऐड करते हैं मीडियाज़ को जिनको हमें रखना है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन ऐसे मीडिया, ये इस मीडिया को हम यूज़ करते हैं एसेस करने के लिए इफ़ेक्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और माइक्रोबियल ग्रोथ। तो रॉ मटेरियल्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं मीडिया में, वो है वाटर, अगार, पेप्टोन, सिसिक हाइड्रोसिलेट, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, अगार में 0.5% पेप्टोन होता है। ये एंजाइमेटिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल प्रोटीन होता है और प्रिंसिपल सोर्स होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का फॉर द ग्रोइंग बैक्टीरिया। देन 0.3% बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जिनमें एसिड होता है बैक्टीरियल ग्रोथ में, सच एज विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स। देन 1.5% अगार होता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। 0.5% NaCl, ये सोडियम क्लोराइड की जो प्रेजेंस होती है वो मेंटेन करता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, जो कि सिमिलर होता है टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन डिस्टिल्ड वाटर, जो वाटर है वो एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोवाइड करता है मीडियम थ्रू विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। और pH को हम न्यूट्रल रखते हैं 7.4 at 25 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट अगार एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, जो अगार होता है वो एक जनरल पर्पस मीडियम होता है जो सपोर्ट करता है ग्रोथ को नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की, और जो ब्रोथ होता है वो लिक्विड मीडियम होता है जो अलाउ करता है ग्रोथ को फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की। देन इसमें 2% अगार होता है, उसमें अगार नहीं होता। ये पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, अगार और NaCl से बना होता है। देन ये पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट एंड सोडियम क्लोराइड से बना होता है। देन ये सॉलिड मीडियम होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है। देन ये ग्रो करता है नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को और ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को। देन ये पेट्री डिशेस में पोर करते हैं, इसको हम टेस्ट ट्यूब्स में और कल्चर बॉटल्स में पोर करते हैं। ये कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है और ये मेंटेन करता है स्टॉक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिव मीडिया होती है जैसे कि उसमें ग्रोथ होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, मैनेटॉल सॉल्ट अगार में, जिसमें कलर चेंज होता है पिंक टू येलो। देन डिफरेंशियल मीडिया में फीकल कॉलिफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये जनरल कॉलिफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। एनरिचमेंट मीडिया में ये एनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक मिक्स्ड कल्चर में। देन नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल ग्रोथ। ग्रोथ होती है स्टेडी इंक्रीज इन ऑल द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट मे रिजल्ट इन इंक्रीज सेल साइज, सेल नंबर और बोथ। देन नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, टेम्परेचर, pH। देन ऑस्मोटिक इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, देयर सेल्स को वो 80 to 90% वाटर होता है उनके सेल्स में। देन जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो सिर्फ ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एनी एनवायरनमेंट पे नहीं, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट पे भी डिपेंड करती है। देन ऑर्गेनिज्म जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं वेरी लो वाटर एक्टिविटी से, वो सफ़र करते हैं प्लाज्मोलिसिस से। देन जो सेल होता है वो एलोंगेट करता है और DNA रेप्लिकेट हो जाता है। देन जो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डिवाइड होनी शुरू होती है, फिर क्रॉस वॉल फॉर्म कंप्लीट हो जाती है डिवाइडेड DNA के अराउंड, देन सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। ग्रोथ है वो इस बेसिस पे होती है हर बारी पे, और ये 2 की पावर पे होता है। तो ग्रोथ कर्व है ये वाला, ये हमारा लैग फेस है। देन जो एक्सपोनेंशियल फेस है ये वाला
लॉग फेज़ है, जहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टेशनरी फेज़ है, और जहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है वो डेथ फेज़ है। माइक्रोबायोलॉजी के 5 आइज़ होते हैं। इनोक्यूलेशन जो सैंपल होता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं विद स्टेराइल इनोक्यूलेटिंग लूप और नीडल ऑन स्टेराइल मीडियम, जो प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स को विद एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन ग्रोथ। देन नेक्स्ट आई है आइसोलेशन, जो आइसोलेटिंग प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, जो सब कल्चरिंग होती है फॉर फर्दर आइसोलेशन में बी रिक्वायर्ड। देन इंक्यूबेशन, जो इंक्यूबेटर है उसको यूज़ करते हैं एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन इंस्पेक्शन, ऑब्जर्व करते हैं मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। देन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स, सिंपल ग्राम्स एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट्स। जो मिक्स्ड कल्चर होता है वो उसमें मोर देन 1 स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, और जो प्योर कल्चर होता है उसमें ओनली 1 स्पीसीज होते हैं माइक्रोब्स के। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, जो स्ट्रीकिंग होती है वो एक प्रोसेस है स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विद एन इनोक्यूलेटिंग नीडल ऑन द surface of the media. Then sterilize कर देते हैं हम नीडल को बाय फ्लेम टू मेक रेड हॉट एंड अलाउ इट टू कूल फॉर 30 मिनट्स। पोर प्लेट मेथड में इनोक्यूलेट करेंगे हम एम्प्टी प्लेट को, उसमें न्यूट्रिएंट अगार डालेंगे मेल्टेड, देन स्पॉइल करेंगे मिक्स करने के लिए, और कॉलोनीज जो है वो ग्रो करेंगी सॉलिडिफाइड मीडियम में। देन स्प्रेड प्लेट टेक्निक में इनोक्यूलेटिंग प्लेट लेंगे जिसमें हम सॉलिड मीडिया लेंगे, देन इनोक्यूलम को स्प्रेड करेंगे ओवर द सरफेस इवनली, देन कॉलोनीज ग्रो होंगी ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। फोर प्लेट मेथड का डायग्राम है, स्प्रेड प्लेट मेथड है। मोटिलिटी, अगर एक मिक्स्ड कल्चर को हम इनोक्यूलेट करते हैं एट द बॉटम ऑफ द मॉइस्ट स्लोप which is then incubated, then motile organism can be recovered from the top of the slope which they have reached by moving up to the surface. Then next है preservation of culture, तो maintain करने के लिए isolated प्योर कल्चर को एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए वायबल कंडीशन में विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, उसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एकेडमिक यूज़, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, रिसर्च पर्पस के लिए। देन मेथड्स, पहले होता है पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है अगार प्लांट्स पे, और इनको हम पीरियोडिकली ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश मीडिया में। देन नेक्स्ट है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, उस कल्चर मीडियम को 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और सब कल्चरिंग को करते हैं आफ्टर 4 वीक्स। देन स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, ये होता है एप्लीकेबल फॉर स्पोरुलेटिंग। देन माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैसिलस, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। देन स्पोर्स को हम स्टेराइल सॉइल में रखते हैं मीडियम फॉर मंथ्स अंडर रेफ्रिजरेशन। देन प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर्स विद मिनरल ऑयल और पैराफिन मेथड। देन जो बैक्टीरिया स्पीसीज को हम एगार स्लांट्स पे रखते हैं विद अ लेयर ऑफ मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन। देन सब कल्चरिंग शुड बी डन ऑन रेगुलर इंटरवल्स। लाइफलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, देन फ्रीज ड्राइंग प्रिजर्व कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे सेल सस्पेंशंस को हम रखते हैं वाइल्स एंड फ्रोजन, मतलब फ्रीज करते हैं उसको -60 डिग्री टू -78 डिग्री सेल्सियस पे। देन वाइल्स को इमीडिएटली कनेक्टेड हो जाते हैं टू अ वैक्यूम। देन आइस evaporates under vacuum. This results in dehydration of bacteria. Then the vials are then sealed off under vacuum and stored in a refrigerator. Lyophilization का एक एडवांटेज ये कि इसके लिए मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड होती है। कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, जो एनारोबिक बैग्स और पाउचेस होते हैं उनमें ऑक्सीजन रिमूवल सिस्टम होता है। केमिकली थायोग्लाइकोलेट
pyrogalol, NaOH, H2 generator, catalyst, calcium carbonate, CO2 rich environment. देन फिजिकल होता है रिमूवल या रिप्लेसमेंट। जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन के ऑन एनारोब्स, ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की वजह से एक टॉक्सिक सुपर ऑक्साइड रेडिकल O2 माइनस निकलता है जो इनएक्टिवेट कर देते हैं सेल कंपोनेंट्स को और प्रोड्यूस करता है मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज H2O2। देन एरोबिक पोजेस टू एंजाइम्स सुपर ऑक्साइड dismutase and catalase which destroy the toxic radicals. However, anaerobes do not possess these enzymes. Superoxide mutase convert कर देता है superoxide ion to hydrogen peroxide in the existence of hydrogen ion. Then जो catalase होता है वो break कर देता है hydrogen peroxide to water and oxygen. देन आते हैं मेथड्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। सबसे पहला है कैंडल जार मेथड। जो इनोकुलेटेड प्लेट्स होती हैं उन्हें हम एक लार्ज एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं और उसमें एक लाइटेड कैंडल को रख देते हैं बिफोर द लिड इज सील्ड। और जो बर्निंग कैंडल होती है वो एक्सपेक्टेड की जाती है कि वो सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी, बट कुछ ऑक्सीजन फिर भी छूट जाता है। देन सेकेंड है यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज 1%, थायोग्लाइकोलेट 0.1%, एस्कॉर्बिक एसिड 0.1% एक्सेट्रा रिड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन को इन द मीडियम। देन थर्ड है यूज़ ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर। जो कल्चर्स हैं वो इंक्यूबेट करते हैं एक वैक्यूम डेसिकेटर में, सम ऑक्सीजन इज ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट मेथड है केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड। जो अल्कलाइन पायरागैलोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। देन पायरागैलिक एसिड जो होता है सोल्यूशन में और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ लार्ज टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इनसाइड एन एयर टाइट जार प्रोवाइड्स एनारोबिक कंडीशंस। देन जो क्रोमियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। देन एरोबिक जार और गैस पार्क सिस्टम मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। जो इनोकुलेटेड कल्चर प्लेट्स होती हैं वो प्लेस्ड होती है इनसाइड द जार कंटेनिंग द मीडियम। देन आउटलेट ट्यूब जो होती है वो कनेक्टेड होती है विद अ वैक्यूम पंप एंड एयर इनसाइड इज इवैक्यूएटेड। देन जो जार है वो फिल हो जाता है विद हाइड्रोजन और उसमें इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं। जो टर्मिनल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू करंट सप्लाई सो दैट द एस्बेटोस पेलेट्स आर हीटेड। ये एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह जो कि हाइड्रोजन के साथ एंड द रेसिडुअल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एनारोबिक एनवायरनमेंट। देन रिड्यूस जो मिथाइलिन ब्लू है वो एक इंडिकेटर है, वो ब्लू हो जाता है अगर ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाए। कल्चर मीडिया फॉर एनारोब्स। जो ऑक्सीजन है वो ऑबिक्यूटस है इन एयर, सो स्पेशल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को फ्रॉम कल्चर मीडिया और रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन को जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सिस्टम में। जो टाइप्स ऑफ मीडिया है जो कि ग्रोथ ऑफ एनारोब्स के लिए होते हैं वो स्पेशल एनारोबिक कल्चर मीडिया, एनारोबिक चैम्बर, एनारोबिक बैग्स और पाउचेस, जार्स। स्पेशल एनारोबिक कल्चर मीडिया और प्री रिड्यूस्ड मीडिया, इसको हम बॉयल करेंगे 10 मिनट्स के लिए रिमूव करने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। देन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे जो प्रिवेंट करेगा ऑक्सीजन गेन्ड बाय मीडिया और रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन कंटेंट को। देन ऑक्सीजन फ्री N2 को बबल करेंगे और प्लग और ऑटोक्लेव करेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। देन इसको मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनोकुलेशन के दौरान इसको फ्लश करेंगे विद CO2, देन रीस्टॉपर्ड और इंक्यूबेट करेंगे। एनारोबिक चैम्बर ये आइडल
एनारोबिक इंक्यूबेशन चैम्बर होता है, ये प्रोवाइड करता है एनारोबिक एनवायरनमेंट फॉर इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ द कल्चर। और इसमें प्लास्टिक एनारोबिक ग्लव बॉक्स होता है जिसमें रबर ग्लव्स होते हैं विद एटमॉस्फेयर ऑफ H2CO2 एंड N2। देन एक एयरलॉक होता है विद इनर डोर्स एंड एयर जो रिमूव्ड होती है बाय वैक्यूम पंप और रिप्लेस हो जाती है विद N2। देन इनर चैम्बर फिल्ड होता है विद H2CO2 एंड N2। देन पैलेट्स ऑफ पैलेडियम यूज़ करते हैं एयर सर्कुलेटर के साथ रिमूव करने के लिए एनी रेसिडुअल O2। एनारोबिक बैग्स और पाउचेस सूटेबल होते हैं फॉर फ्यू सैम्पल्स। इसमें ऑक्सीजन रिमूवल सिस्टम होता है जिसमें कैटलिस्ट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। देन आफ्टर प्लेसिंग कल्चर ऑक्सीजन रिमूवल सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और बैग्स सील हो जाते हैं और इंक्यूबेट होते हैं। देन एनारोबिक जार्स, ये मेड अप होते हैं ग्लास और स्टेनलेस स्टील जिसकी स्टील की लिड होती है, 2 टैप ओपनिंग्स होती है इस लिड में गैस इनलेट और आउटलेट के लिए। लिड में एक गॉज सैशे होता है जो कैरी करता है पैलेडियम पैलेट्स को एज कैटलिस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर। वैक्यूम पंप भी यूज़ किया जाता है पुल करने के लिए सारी एयर इनसाइड द जार, और इसमें हाइड्रोजन होता है रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन फॉर 5 मिनट्स एंड देन इंक्यूबेटेड कमर्शियली अवेलेबल होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये होती है ऑब्जर्व करने के लिए ग्रोथ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिजीज, देन टू डिटरमाइन एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ एनी बैक्टीरिया। टोटल काउंट है वो डिवाइडेड है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट में आता है कलरीमेट्री और काउंटर काउंट, और डायरेक्ट में आता है काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। वायबल काउंट, काउंटिंग ऑफ ओनली वायबल सेल इन मोस्ट फेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस। देन इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और CFU। जो हर वायबल सेल होता है वो गिव राइज टू अ प्योर कॉलोनी, मतलब एक प्योर कॉलोनी को फॉर्म करता है। तो इसकी एप्लीकेशन डायरी इंडस्ट्री में फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिल्क, स्पॉइलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, देन हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड food products for evaluation of sanitary conditions where food products are processed, efficacy of certain treatment procedures like pasteurization, sterilization, cold storage is also evaluated through counting viable microbial count. Advantage, very sensitive, able to count subsets of population. The disadvantage is it is time consuming process and sometimes few colonies are underestimated in clumping. Then ये divided है pore plating, spread plating, membrane filter, turbidity for most probable numbers. पोर प्लेटिंग में डाइल्यूटेड बैक्टीरिया सस्पेंशंस लेते हैं, उसकी 1 ml डालते हैं 9 ml ऑफ मोल्टन अगार मीडियम में, देन उसको पोर प्लेट मेथड करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं और कॉलोनीज ऑन द सरफेस एंड इन द अगार। स्प्रेड प्लेटिंग में डाइल्यूटेड बैक्टीरिया सस्पेंशन 0.1 ml सॉलिड अगार मीडियम में, देन स्प्रेड प्लेट मेथड करेंगे, इंक्यूबेशन बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑन द सरफेस। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक ये लैब्स में यूज़ होती है ड्यूरिंग वाटर एंड एक्वेटिक टेस्टिंग। प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, देन मेम्ब्रेन्स ट्रांसफर्ड होती है ऑन द मीडिया, कॉलोनीज़ की डेवलपमेंट होती है और फिर कॉलोनी काउंटर मेथड। देन टर्बिडिटी फॉर मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स में अगर माइक्रोब्स को हम कल्चर नहीं कर पाते मीडिया प्लेट्स में तब ये यूज़ होती है। इसकी एप्लीकेशन होती है जो कि फॉर हाई मोटिलिटी ऑर्गेनिजम्स, लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स दैट आर अनेबल टू फॉर्म कॉलोनीज। कल्चर करते हैं एक डाइल्यूट सैंपल को लिक्विड मीडिया में, देन टर्बिडिटी को डिटरमाइन करते हैं यील्ड करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर। देन नेक्स्ट टॉपिक है फेज माइक्रोस्कोपी। ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है हमें व्यू करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, and primarily in eukaryotes, internal structures without staining. Then क्योंकि staining often kill them and can alter their
स्पेसिमेंस। देन कंपोनेंट्स होते हैं लाइट सोर्स, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम, ocular lens system, annual digraph and face plate। इन इसकी एप्लीकेशंस है, इट enables the visualization of living and unstained cells। It is used to for the visualization of various cell organelles like mitochondria, vacuoles, etc. It helps to study cellular events like cell divisions, phagocytosis, etc. It helps to visualize cellular movements like chromosomal and flagellar movements. It is used to observe the growth of the living cells in plant tissue culture techniques. It is used to study the membrane permeability of the cells। Next है इसके advantages। It provides the clear image of unstained cells, provide high contrast image of the cells, don't damage the cells like chemical procedures and staining, enhances the prolonged observations of the living cells। Then it is cost effective, widely used in cytology and histology fields of microbiological and medical research। Then disadvantage, it produces bright hollow surrounding the image because of partial formation of direct and deviated rays। Then it is only effective to absorb individual cells। देन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है एक इम्यूनेशन टेक्निक जो एनहांस करती है द कंट्रास्ट इन अनस्टेन्ड ऑर्गेनिजम्स। ये काम करती है बाय इल्यूमिनेटिंग द सैम्पल्स विद लाइट दैट विल नॉट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, थस विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इमेज। ये प्रोड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक बैकग्राउंड विद ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। components है इसके डार्क ग्राउंड कंडेंसर दैट फोकस ओनली ऑन द oblique rays of the specimen, high intensity light lamp, funnel stop to reduce apparatus of the objective to greater than 1। इसकी एप्लीकेशंस है, ये यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्पिल्स, viewing bacteria, algae and blood cells, viewing hairline and metal fractures। Then इसके एडवांटेज ये है, आइडल है फॉर viewing unstained transparent little absorbed objects, to study marine organisms like diatoms, algae, planktons, etc. for research on live bacteria, mounted cells and tissues, to examine external details like outlines, edges, grain boundaries, etc. Disadvantages हैं कि जो image है वो prone to degradation और distortion, then needs intense amount of light to work, not reliable for accurate measurement of specimens। If oil or water is used on condenser, then it is impossible to avoid air bubbles on the slide। Then next है electron microscopy। ये यूज़ करता है beam of accelerated electrons as source of illumination। जो wavelength है वो 100,000 times shorter than visible photons। Then high resolving power है। Then light microscope, और ये वर्किंग के हिसाब से 4 टाइप्स का है, एनालिटिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देन इसकी एप्लीकेशंस, जो एबिलिटी होती है व्यू करने की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को ऑफ अ स्पेसिमेन एट अ हायर रिजोल्यूशन। देन ये यूज होता है फॉर पार्टिकल एनालिसिस और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन इन रिसर्च लैबोरेटरी। देन एक्सप्लोर करने के लिए मॉलिक्यूलर नेचर और मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ को, व्यू करने के लिए 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू और सेल्स, डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ऑब्जर्व करने के लिए वायरस इन बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके एडवांटेजेस है कि ये यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ मोर देन 0.2 माइक्रोमीटर। फिर यूज़ होता है इन एनालिसिस ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर। देन
स्टडी करने के लिए इंटरसेल्युलर पैथोजन एंड वायरस, फॉर सेल मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ नेचर। देन डिसएडवांटेज है, हाईली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। देन हाई वोल्टेज चाहिए होती है विदाउट फ्लक्चुएशंस। प्रॉपर कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए हमें पंप्स का भी यूज़ करना पड़ता है। देन सबको स्टडी करते हैं अंडर वैक्यूम ओनली। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो उसका ये एक सिंप्लीफाइड रे डायग्राम दिया है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, कंडेंसर लेंस होता है विद अपर्चर, स्पेसिमेन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है विद अपर्चर। जो TEM है वो स्टडी करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को। इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट रेज। जो होल सिस्टम है वो हाई वैक्यूम में ऑपरेट होता है और सिर्फ एक्सट्रीमली थिन स्पेसिमेंट्स को यूज़ करते हैं। और जो सेम होता है वो स्टडी करता है एक्सटर्नल फीचर्स को। देन जो स्पेसिमेन होता है वो सब्जेक्टेड टू अ नैरो इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि स्कैन करती है रैपिडली ओवर द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर ये कलेक्टेड होते हैं बाय डिटेक्टर, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। देन ये सिग्नल्स को हम स्कैन करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इमेज ऑन कैथोड रे ट्यूब। ये रे डायग्राम है सेम का। जो TEM है टेम, उसकी भी दो टेक्निक्स हैं, मेटल शैडोइंग और शैडो कास्टिंग और फ्रीज एचिंग। जो मेटल शैडोइंग है उसमें डिपोजिशन होती है एक एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ मेटल की एट एन oblique angle on the organism such that the shadowed image is produced on the uncoated side. वो जो अनशैडोड इमेज होती है वो एक आइडिया देती है ऑफ द शेप ऑफ द स्पेसिमेन। जो फ्रीज एचिंग है, जो स्पेसिमेन है उसको हम फ्रोज़न ब्लॉक में रखते हैं। जो कार्बन है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकास जो होते हैं कार्बन के वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो रिवील करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। That's all for now. Thank you.